नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन आलिजाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 18 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीटेट हो, एसटेट हो या अन्य विभिन्न एक दिवसीय परीक्षा हो या हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षाएं हों, जो कि इतिहास या नागरिक शास्त्र से जुड़ी परीक्षाएं हों, सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। आइए हम सब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नागरिक शास्त्र हमें आदर्श बनाता है और इसी कारण नागरिक शास्त्र से जुड़े प्रश्न हमसे जरूर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1992। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पर्यावरण व विकास से संबंधित विश्व आयोग, जिसकी अध्यक्षता बर्टलैंड ने 1983 में की थी, ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्राजील के शहर रियो द जनेरियो में 1992 में आयोजित सम्मेलन को हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। रियो सम्मेलन की सिफारिशों को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 2, क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, 1997। तो दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997 में जापान में अस्तित्व में आया था। प्रश्न 3, रियो डी जेनेरियो 1992 सम्मेलन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है, हुआ था। प्रश्न 4, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है जो विभिन्न देशों को कच्चे तेल की सप्लाई करता है। प्रश्न 5, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है ब्राजील। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था और ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहीं पर यह पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। और यह सम्मेलन पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, पर्यावरण में जो क्षरण हो रहा है उससे रोकने के लिए विश्व राजनीति का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया। प्रश्न 6, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में कब हस्ताक्षर किया और इसका पुष्टिकरण कब किया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 1997 में। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 1997 में किया था और यह क्योटो प्रोटोकॉल भी पर्यावरण से संबंधित है, जो कि 1997 में जापान में हुआ था। प्रश्न 7, मेघालय राज्य की स्थापना कब की गई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1972 में।
मेघालय राज्य की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 8, पाकिस्तान का निर्माण मेरे लाश पर होगा, यह कथन किसका है? दोस्तों, ऑप्शन ए है सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी पंडित नेहरू और डी जिन्ना। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। वास्तव में लोग महात्मा गांधी को पाकिस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी हिंदू और मुस्लिम दोनों को भाई भाई मानते थे। दोनों एक शरीर के अंग की आंख समझते थे और वे किसी भी हालत में मुस्लिम और हिंदू को अलग नहीं देखना चाहते थे। इसी कारण वे दुखी होकर इस बात को कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा। प्रश्न 9, पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कश्मीर भारत में मिलने के पक्ष में नहीं था और उसने अपने आप को स्वतंत्र रूप से अलग रहने की योजना बनाई थी और यह अंग्रेजों की चाल थी। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 20 अक्टूबर 1947। पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण 1947 में किया था। दोस्तों, जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने अटैक किया तो कश्मीर अपने आप को बेबस समझने लगा, क्योंकि वहां के राजा जो हरि सिंह थे वे नहीं चाहते थे कि मुस्लिम वर्ग हमारे हिंदू इस राज्य पर राज करे। इसलिए वे पाकिस्तान में जाने के बदले भारत की ओर ही रहना बेटर समझा और वे भारत को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमें सशर्त भारत में मिला लिया जाए। और जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। प्रश्न 10, कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कब कश्मीर को भारत में शामिल करने की घोषणा की? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 26 अक्टूबर 1947। जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने 20 अक्टूबर को आक्रमण किया तो 20 अक्टूबर 1947 के बाद जब भारत ने पाकिस्तान से कश्मीर को छुड़ा दिया, तब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में मिलने की घोषणा कर दी। प्रश्न 11, नेशन शब्द किस भाषा के नेशियो शब्द का अंग्रेजी रूप है? तो यहां दिए गए ऑप्शन हैं ए उर्दू, बी हिंदी, सी लैटिन, डी इतालवी। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, लैटिन। दोस्तों, नेशन शब्द लैटिन भाषा के नेशियो शब्द का अंग्रेजी रूप है। प्रश्न 12, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, आप सभी को पता है, लेकिन पुनः इस प्रश्न को दोहराया गया है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, आप में से बहुत ज्यादा लोगों को यह बात पता होगी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन जो प्रधानमंत्री के पक्ष में जो समितियां थी वे ज्यादातर समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थी, किंतु महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपोर्ट किया। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया और सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री बने। प्रश्न 13, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, सरदार पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल को बनाया गया। प्रश्न 14, राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1956। दोस्तों, राज्य पुनर्गठन कानून की मांग के लिए सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग 1953 में की गई।
उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में बन के तैयार हुआ और राज्य पुनर्गठन कानून 1956 में लागू किया गया। प्रश्न 15, विभाजन के पश्चात किस रियासत ने भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है हैदराबाद। हैदराबाद दोस्तों एक मुस्लिम रियासत थी और इसने विभाजन के पश्चात न भारत में और न ही पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया था। ऐसे हालात में भारत के सामने मजबूरी थी, इसलिए भारत के गृह मंत्री ने एक ठोस कदम उठाया और सैनिक ताकत के बल पर हैदराबाद को भारत में मिला लिया। प्रश्न 16, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947। दोस्तों भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी और इसी कारण प्रतिवर्ष हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। प्रश्न 17, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1950। दोस्तों हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था और वह 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए और वह 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। प्रश्न 18, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाग्यवधू से चिर परिचित भेंट शीर्षक वाला भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1947 की 14-15 अगस्त की रात को दिया था, जिसे हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 19, गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 1987। गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य 1987 में बना था। दोस्तों भारत भले ही आजाद हो गया था, किंतु भारत के गोवा क्षेत्र पर विदेशियों का ही शासन रहा, किंतु भारत के कूटनीतिक प्रयास के पश्चात गोवा 1987 में भारत में मिला लिया गया। प्रश्न 20, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी? तो ऐसी कौन सी चुनौती थी जो देश के लिए सबसे बड़ी थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा। दोस्तों हमारा देश 1947 में भले आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भारत को एकता के सूत्र में बनाए रखना और देश की आजादी को कायम रखना, विदेशियों से अपने दुश्मनों से देश को बचाना, उसकी सुरक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रश्न 21, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1943 ईस्वी में किया और वे सबसे पहले भारत को आजाद कराने के लिए सैनिक ताकत को बढ़ाया और उसके पश्चात उन्हीं के बदौलत भारत आजादी की ओर कदम रख दिया। प्रश्न 22, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1966-67। भारत में दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 ईस्वी के दौरान हुई थी, जिसके कारण भारत खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। प्रश्न 23, प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है कृषि। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का
प्रयास किया गया, क्योंकि हरित क्रांति पद्धति के मुख्य तत्व कृषि का निरंतर विस्तार होना, दोहरी फसल का उद्देश्य तथा अच्छे बीजों का प्रयोग करना माना गया और देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे उपाय किए गए। प्रश्न 24, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, उद्योग। दोस्तों, जहां पहली पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता व्यक्त की गई, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर आत्मनिर्भरता जताई गई। यह माना गया कि देश में यदि उद्योग ज्यादा संख्या में लगेंगे तो गरीबी दूर होगी और लोग आत्मनिर्भर होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार से यदि पैसा मिलेगा तो लोग कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 25, निम्न में से हरित क्रांति की सफलता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। हरित क्रांति की सफलता उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हो, फसल क्षेत्र में वृद्धि हो और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले, ये सभी कारण हरित क्रांति के लिए बहुत जरूरी हैं, थे और रहेंगे। प्रश्न 26, निम्न में हरित क्रांति की आलोचना का आधार है? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए है खाद्यान्न संकट का बने रहना, बी है प्याज और चीनी का आयात किया जाना, सी है हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों में पहुंचना और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, हरित क्रांति की आलोचना के आधारों के उपर्युक्त सभी कारण मौजूद है, क्योंकि हरित क्रांति खाद्यान्न संकट का बने रहना हरित क्रांति नहीं है। प्याज और चीनी का हम आयात करें, किसी दूसरे देश से मंगाएं, यह भी हरित क्रांति की लक्षण नहीं है। हरित क्रांति के लिए हम दूसरे को निर्यात करें। और ऑप्शन सी हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों में पहुंचना, यह भी हरित क्रांति की एक गलत धारणा है, बल्कि भारत के सभी क्षेत्रों में हरित क्रांति दिखाई देनी चाहिए, खुशहाली दिखाई देनी चाहिए। प्रश्न 27, भारत की विकास योजनाओं में प्रथम प्राथमिकता दी गई, तो किस क्षेत्र में दी गई? यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, कृषि। दोस्तों, हमारे देश का 80% से भी अधिक जो रोजगार है वो कृषि आधारित है। हमारे देश में कृषि को अच्छे ढंग से बढ़ावा मिलना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उद्योगों के क्षेत्र में अगर कोई कंपनी लगाता है तो उसका लाभ कितने में हम कौन सी वस्तु दें, यह मालिक तय करता है। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज तक भारत में कृषि का उत्पादन करने वाला जो भी किसान है वह अपने फसल का मूल्य निर्धारित नहीं करता, बल्कि देश निर्धारित करता है। इसी कारण देश के कार्यों से भारत में किसान आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है। और आज ये बात कहने में हमें गर्व हो रहा है कि जो वर्तमान में हमारी मोदी जी की सरकार है उसने किसानों के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। हमें आशा है किसानों की उन्नति के द्वार इसके माध्यम से खुलेंगे। प्रश्न 28, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, मिश्रित। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, अर्थात यहां पर उत्पादन के दो क्षेत्र हैं, सरकारी और निजी। यहां पर उत्पादन सरकारी ढंग से ही प्राप्त होता है और निजी क्षेत्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। इस तरह भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न 29, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, उदारीकरण। भारत में उदारीकरण की योजना शामिल नहीं थी। तो दोस्तों, भारत में सभी के लिए रोजगार हो, सभी के लिए विकास के साधन हो, यह भारत की पहली प्राथमिकता थी। तो इस तरह से यहाँ नियोजन के लिए ध्यान दिया गया, सहकारी खेती के लिए ध्यान दिया गया और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया गया। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30,
श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। हमारे देश में श्वेत क्रांति लाने वाले वर्गीस कुरियन थे। उन्हें द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी लोकप्रियता प्राप्त है। उन्हीं के कारण हमारे देश में दूध की क्रांति आई और देश में आत्मनिर्भरता बढ़ी। पशुपालन में देश आत्मनिर्भर और आगे बढ़ गया। दोस्तों, आज मैंने आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, और प्रश्न 2 है क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया। यदि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने में किसी प्रकार की असुविधा हो रही हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप आर्यन आर एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव भी दें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित हमारे द्वारा वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। बेल आइकन की घंटी दबाने से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहली बार तुरंत प्राप्त होगा। आप अपनी पढ़ाई, अपनी दिनचर्या को नियमित अनुशासन में रखते हुए कार्य करते रहें। आपकी परीक्षा निश्चित सफल होगी। और कल मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 19 प्रस्तुत करूंगा, तो इसे देखना न भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।